गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज हम सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत मैं करता हूँ। क्लास 10th की बात करने जा रहे हैं, जिसमें CBSE और RBSE पैटर्न पे पूर्णतः अध्ययन किया जाएगा और चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो पढ़ने हम जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपने क्लास 10th के अंदर। चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। देखो होता क्या है, सबसे पहले बात आती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हम सब जानते हैं कि कोई भी दो रिएक्टेंट, ये एक प्रकार की केमिकल ये इक्वेशन हम इसको बोल सकते हैं। केमिकल इक्वेशन जैसे A+B से मिलकर यदि वो अपने पास C प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कौन सा C प्रोडक्ट अपने पास प्राप्त होता है, तो ये जो इक्वेशन कंप्लीटली जो इक्वेशन बनती है इसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ले तो अपन जैसे कोई भी एलिमेंट्स की या मेटल की किसी एसिड या बेस के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो एक अपने पास कंप्लीटली केमिकल इक्वेशन बनती है। कैसे? जैसे आप सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ हम करवाते हैं तो NaCl बनता है, और जो H2 गैस है वो अपने पास क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, यानी H2 गैस अपने पास बाहर निकल जाती है। तो ये कंप्लीटली अपने पास क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में देखो ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक आएगा अपने पास, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होती क्या है, रासायनिक समीकरण होती क्या है। दूसरा इसके अंदर आएगा अपने पास केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले एक टॉपिक आता है अपने पास, ये जो केमिकल इक्वेशन अपने पास आती है इसको बैलेंस करना। कि जो केमिकल इक्वेशंस है अपने पास वो अनबैलेंस्ड है, तो उनको बैलेंस करने के फॉर्मेट अपने पास क्या होता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस है अपने पास। इस चैप्टर के अंदर 5 या 6 प्रकार की 5 and 6 टाइप्स केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जैसे पहली रिएक्शन अपने पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन। दूसरी आती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोलते हो वियोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन जो संयोजन अभिक्रिया है इसकी जो अपोजिट होती है वो होती है वियोजन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के आगे जो थर्ड इक्वेशन आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इसके जो आगे वाली अपने पास अभिक्रिया आएगी वो आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी हिंदी में बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल यानी कि इसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह स्थापित होना या अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना। चौथी है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट आ गई। उसके बाद में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और उसके बाद में अपने पास रिएक्शंस कंप्लीट होने के पश्चात इसमें आता है एक तो कोरिजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, और एक आता है रेंडेंसिटी, विकृत गंधीयता।
अब कोरिजन है तो कोरिजन देखो अपन थर्ड चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी कोरिजन को आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अपने पास सिर्फ और सिर्फ कोरिजन का एक छोटा सा रूप आएगा इस चैप्टर के अंदर, जिसमें हम कोरिजन किस प्रकार लगता है, कोरिजन होता क्या है और इस प्रकार इसकी रिएक्शन होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें है और ये चैप्टर है जो 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्टिंग से शुरुआत से अच्छी मेहनत करते चलेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज हम बात करते हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन की बात की जाए, अरे सीधी सी बात, रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं। क्या की? रासायनिक समीकरण। तो समीकरण क्या है कि दो भी कोई अवयव जुड़े हैं आपस में, तो वह नयो ने कुछ न कुछ नयो अपन देवे, समझ लो। तो जहां a प्लस बी मिलकर अपन सी दे रहे हैं, a प्लस बी मिलके अपने को क्या दे रहे हैं? सी दे रहे हैं। इस प्रकार ये जो एक श्रृंखला यहाँ बनती है उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। आज देखो हम आपको इस चैप्टर, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अपने पास इक्वेशन आ जाती है, यदि वो अपने पास अनबैलेंस्ड है, क्या है? असंतुलित है, तो उसको बैलेंस करना हम आपको सिखाएंगे। अब जैसे Ap की रिएक्शन, किसकी? Ap की रिएक्शन आप H2O के साथ करवाते हो तो अपने पास बनता है Fe3O4 प्लस H2O, H2 बनेगा, H2 नहीं, H2 बनेगा। तो अब ये देखो कंप्लीटली जो अपने पास इक्वेशन है ये इस कंडीशन में अनबैलेंस है, असंतुलित। इसको बैलेंस करने के लिए देखो अपने पास स्टेप बाय स्टेप चरणों के रूप में हम इसको करते हैं बैलेंस। यदि लेंथी होती है तो 6 या 7 चरण तक ये क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से संतुलित होती है, बैलेंस होती है। तो इसका जो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारे पास, कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करने की जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, वो ऑलमोस्ट में क्या रहती है? सेम रहती है। तो पहली स्टेप अपने पास क्या आएगी? जो भी अपने को इक्वेशन दी हुई है उसको एक बॉक्स के अंदर अपने को बंद करना है, इस प्रकार से। इसके साथ छेड़छाड़ बाकी कुछ नहीं करनी है फर्स्ट स्टेप के अंदर। और फर्स्ट स्टेप के अंदर इसको बॉक्स में इसलिए बंद किया जाता है इसके साथ कोई बाहर से आने वाला या जाने वाला इसको परेशान ना करे या इसको छेड़छाड़ इसके साथ ना करे। अब सेकंड स्टेप में अपने पास एक बनती है जो मैट्रिक्स फॉर्म। स्टेप सेकंड के अंदर एक बनती है अपने पास मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी, जिसमें एक तरफ आएंगे अपने पास एलिमेंट्स जो अपने को दिए हुए हैं अवयव, दूसरी तरफ ये अभिकारक और उधर उत्पाद, प्रोडक्ट। तो पहले अपने पास Ap है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अपने पास पूरी इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? अब रिएक्टेंट में देखो आप Ap अपने पास कितना है? 8 है। इधर Ap कितना है? प्रोडक्ट में 3 है। एलिमेंट्स में बात, ये रिएक्टेंट में बात करें तो हाइड्रोजन अपने पास 2 है और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2 है। और जो ऑक्सीजन की बात करें तो अपने पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 8 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने अपने पास है? 4 है। अब यहाँ आगे थर्ड स्टेप आती है, उसको ध्यान देने वाली बात यहां से लागू होती है कि जो प्रोडक्ट के अंदर, किसके अंदर? जो प्रोडक्ट के अंदर सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है, सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। यानी कि कोई अच्छे लॉजिक के साथ समझे तो स्टेप थर्ड की ओर बढ़ते हम कि भाई बात सीधी ये है कि सबसे जो घटिया होता है या सबसे जो शैतान होता है उसको कंट्रोल में लाने की पहले आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो प्रोडक्ट के अंदर अपने पास सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड है,
जो सम ज्यादा असंतुलित है बिन अपना पहले क्या कर संतुलित कर। तो स्टेप थर्ड के अंदर बैलेंस फॉर ऑक्सीजन, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो इस जो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने इक्वेशन लिखी थी बॉक्स के अंदर उसको हम एज इट इज उतारेंगे। पहले तो पहला काम क्या है, जो स्टेप फर्स्ट में हमने लिखी थी उसको हम एज इट इज उतारेंगे। उतार दो Ap प्लस H2O एरो Ap3O4 प्लस H2। अब अपने को देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो अपने को कुछ नहीं करना, इसके पीछे 4 से मल्टीप्लाई करवा देना, अपना ऑक्सीजन क्या हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस होते हाइड्रोजन वापस क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। कैसे? अरे 8 हाइड्रोजन होगा, 8 हाइड्रोजन दो ही है कोई। तो स्टेप थर्ड के अंदर लेकिन अपने को फोकस कहां रखना है, इस वाले रो में। प्रोडक्ट के अंदर अपने को मतलब रखना है, बाकी इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ऊपर नीचे होंगे एलिमेंट्स, जायज बात है। आगे वाली स्टेप जो फोर्थ आएगी, स्टेप फोर्थ के अंदर हम किसको बैलेंस करेंगे अब Fe को। अरे इससे कम ये था, Fe को बैलेंस करो, Fe को बैलेंस करो तो एज इट इज जो ये स्टेप है इसको एज इट इज उतार दो। तो स्टेप थर्ड को स्टेप फोर्थ लेके चल रहा हूं, स्टेप थर्ड आपको लिखनी है पेपर में एज इट इज उतारनी है, स्टेप फोर्थ नीचे लिखनी है। तो Fe को करोगे तो आप Fe को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, उससे ज्यादा इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन जो बॉक्स में बन की थी उसके बाहर, उसके अंदर नहीं। यहां तक कोई डाउट? अब आगे स्टेप 5 के अंदर, स्टेप 5 के अंदर देखो हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, आयरन बैलेंस कर लिया, Fe। अब जब ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया था उस टाइम अपने पास हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया था, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 हो गए लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने अपने पास 2 ही है। तो स्टेप 5 के अंदर हम किसको करेंगे, किसको करेंगे हाइड्रोजन को। इसमें स्टेप 4 के अंदर आया था Fe और स्टेप 5 में लिखेंगे हम हाइड्रोजन को बैलेंस। तो हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे कुछ नहीं करना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। अब ये अपनी कंप्लीटली जो इक्वेशन दी हुई थी स्टार्टिंग में और अब ये कंप्लीटली बैलेंस है। इसकी जांच करने का जो तरीका है वो देख लो। स्टेप 6 स्टेप के अंदर, अरे प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट में Fe3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 8 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अपने पास संख्याएं क्या आ रही है, समान आ रही है। Fe है जो रिएक्टेंट में भी 3 है, प्रोडक्ट में भी 3 है, हाइड्रोजन है जो रिएक्टेंट में भी 8 है, प्रोडक्ट में भी 8 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी क्या है 4 है। इस प्रकार ये जो इक्वेशन है अपने पास वो कंप्लीटली क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो हम एक नीचे लास्ट में लिख सकते हैं, सो दिस इक्वेशन इज द कंप्लीटली बैलेंस। अतः दी गई समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है, दी गई समीकरण पूर्ण रूप से क्या है, संतुलित है। अब देखो इस पर मैं क्वेश्चन पुटअप 2 तरीके से हो सकता है, एक तो नेम रिएक्शन आपको दे सकता है या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले दे सकते हैं। कोई सी भी रिएक्शन अपने पास एग्जाम में आ सकती है, इस प्रकार इसे को बैलेंस करना होता है। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्बिनेशन, सारी की सारी ये रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव ए नाइस डे।